महत्वपूर्ण बिंदु है। चेक बाउंस मामले सर्वाधिक कोर्टों के अंदर पेंडिंग है और वहां हर जनमानस को चेक के मामलों में पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। यही कारण है कि शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप इस चैनल पर देख पाएंगे चेक से रिलेटेड कई वीडियो लगातार। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और आज की महत्वपूर्ण बात जो हो रही है शुरू, यदि आपको किसी व्यक्ति ने चेक दिया है और वह चेक यदि अपने विधिक दायित्व के भुगतान हेतु दिया है तो चेक में जो तारीख अंकित की गई है उस तारीख से 90 दिन के अंदर आप जितनी भी बार चाहे भुगतान प्राप्त करने के लिए उस चेक को आप बैंक में प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके लिए नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन की कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन इतना ध्यान रखें कि जब चेक बाउंस हो जाता है तो आपको चेक बाउंस में जो रिटर्न मेमो है उस रिटर्न मेमो के 30 दिन के भीतर आपको सामने वाली पार्टी को नोटिस देना कंपलसरी। यदि आपको किसी व्यक्ति ने चेक दिया है, उस चेक को आपने बैंक में प्रस्तुत कर दिया, आपको उस चेक से राशि का भुगतान होना था लेकिन आपका चेक बाउंस हो गया और आपको राशि का भुगतान नहीं हुआ, तो कितने दिन तक आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो? तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि 130 एनआई एक्ट में प्रावधान है कि यदि चेक बाउंस हुआ है और रिटर्न मेमो पे जो तारीख अंकित है उसके 30 दिन के भीतर आपको सामने वाली पार्टी को नोटिस भेजना कंपलसरी है। बिना नोटिस भेजे आप चेक का मुकदमा नहीं कर सकते हो। यदि नोटिस भेजने पर उस व्यक्ति द्वारा आपको राशि का भुगतान कर दिया तो इसका मतलब ये मान के चलना कि आप इस मैटर में कोई केस फाइल नहीं कर सकते। और यदि उसने चेक का भुगतान, जो चेक में राशि थी उसका भुगतान नहीं किया तो नोटिस मिलने के 15 दिन बाद और उसके 1 महीने की अवधि के भीतर आप कोर्ट में 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत केस फाइल कर सकते। एक व्यक्ति जिसे कि मैं जानता ही नहीं, जिंदगी में जिसका नाम मैंने कभी सुना ही नहीं, जिससे मैं कभी मिला ही नहीं, उस व्यक्ति ने मेरा चेक बाउंस करा दिया और मेरा चेक बाउंस करा के मुझे 138 एनआई एक्ट का नोटिस भेज दिया। अब वो कोर्ट में कार्रवाई करेगा, मैं क्या करूं? सीधी सी बात है, आपका चेक है, वह किसी न किसी उस व्यक्ति के माध्यम से जिसके पास आपका चेक था उस व्यक्ति तक पहुंचा है, तभी उस व्यक्ति के पास आपका नाम, पता और पूरी जानकारी है और उसने आपको चेक बाउंस करा के 138 एनआई एक्ट का नोटिस भेज दिया। यदि ये बात पूरी तरह सत्य है तो आपको देर नहीं करनी चाहिए। जैसे ही आपको नोटिस मिला, आप उस व्यक्ति को नहीं जानते हो, जीवन में कभी मुलाकात नहीं हुई, कोई संपर्क नहीं है और इस स्थिति में आप उस व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406 के तहत एफआईआर दर्ज करवाए और रिपोर्ट, इस एफआईआर के लिए यदि आपको कोर्ट का भी सहारा लेना पड़ा तो ले, क्योंकि भविष्य में कोर्ट की ट्रायल चलेगी और वहां ये बात कहोगे तो वो बात तभी मानी जाएगी जब आपने पहले ऐसी कोई कार्रवाई। 38 एनआई एक्ट के अंतर्गत यानी कि चेक बाउंस के मामले में यदि आप कोर्ट में इस्तेगासा फाइल करना चाहते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट अनिवार्य हैं जिनके बिना आप कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते? मान लीजिए कि आपको किसी ने व्यक्तिगत चेक दिया है या फिर आपकी कोई फर्म है और फर्म के नाम पर चेक दिया है। यदि फर्म के नाम पर चेक दिया है तो आपको अपना आधार कार्ड, आपके फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, आपको इस केस के लिए अथॉरिटी जो प्रदान की गई है उसका अथॉरिटी लेटर, जो चेक बाउंस हुआ है वो चेक, रिटर्न मेमो, अधिवक्ता नोटिस जो वकील द्वारा नोटिस भेजा गया उसकी जो डाक रसीद है और इसके साथ ही उसकी जो डिलीवरी रिपोर्ट या रिटर्न लिफाफा है और इसके साथ यदि आपकी कोई लिखा पढ़ी है तो वह लिखा पढ़ी भी आप कोर्ट की कार्रवाई में शामिल करते हुए आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर व्यक्तिगत लेन देन का मामला है तो केवल अपना आधार कार्ड के साथ में आप केवल चेक, रिटर्न मेमो, अधिवक्ता नोटिस, डाक रसीद और डिलीवरी रिपोर्ट या रिटर्न लिफाफा के साथ आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। इसी मामले में आप पर एफआईआर दर्ज हुई, उस एफआईआर में आपका रोल तो है लेकिन जो कंप्लेनेंट है जिसने एफआईआर दर्ज करवाई है उसने मिथ्या आधारों पे या झूठी कहानी बनाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है और इस संदर्भ में आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है लेकिन पुलिस अनुसंधान अधिकारी जो पुलिस है उसको ले नहीं रही है, रिकॉर्ड पे नहीं ले रही है। ऐसी अवस्था में आप अपने वकील साहब के माध्यम से एक एप्लीकेशन कंप्लीटली तैयार करके आप संबंधित पुलिस थानाधिकारी को, उस संबंधित अनुसंधान अधिकारी को और उस एरिया के जो जिला पुलिस अधीक्षक एसपी है
उनको बाय स्पीड पोस्ट भेज सकते हैं और आप एफआईआर में वर्णित तथ्यों के संदर्भ में सारी बातों का हवाला देते हुए ये कह सकते हैं कि इसमें मेरा रोल नहीं है, मुझे गलत फंसाया गया है और ये संबंधित डॉक्यूमेंट जो मैं पत्रावली पे देना चाहता हूं पुलिस अनुसंधान अधिकारी द्वारा नहीं लिए जा रहे, इनको रिकॉर्ड पर लिया जाए। सारी चीजों का हवाला देने पर वो डॉक्यूमेंट खुद ब खुद रिकॉर्ड पे आएंगे यदि आप उनको डाक से भेज देंगे तो। 138 एनआई एक्ट का केस चल रहा है और कई पेशियां हो चुकी है। मेरी पेशी के अंदर कोर्ट का समन भी तामील नहीं हो रहा है। हर बार समन पुलिस स्टेशन जाता है, पुलिस वाले ये लिख के भेज देते हैं व्यक्ति या नहीं रहता है। तो ऐसी अवस्था में हम क्या करें? ऐसी अवस्था में यदि आप चाहें तो उस समन की कॉपी कोर्ट से रिसीव करते हुए आप न्यायालय के नाम से स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। अगली पेशी पर आप जो समन की सेकंड कॉपी है उस पर डाक रसीद पेस्ट करके और डिलीवरी रिपोर्ट जो ऑनलाइन निकलेगी उसको साथ में सबमिट करते हुए आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं। यदि लिफाफा लौट कर भी कोर्ट में वापस आ गया और उस पर यदि अपूर्ण पता नहीं लिखते हुए यदि उस पर लिखा गया है कि लेने से इंकार, डोर लॉक्ड, छोड़कर चला गया है, किसी भी दूसरे रिमार्क के साथ यदि लिफाफा लौट के आता है तो ऐसी अवस्था में आपका समन तामील माना जाएगा और उस व्यक्ति के खिलाफ बेलेबल वारंट जारी किया जाएगा और बेलेबल वारंट की स्थिति में उसके भी नहीं आने पर अरेस्ट वारंट और स्थायी वारंट आगे जारी होते प्रक्रिया। आपको चेक बाउंसिंग से रिलेटेड कोर्ट का समन आता है, बेलेबल वारंट आता है या अरेस्ट वारंट जारी होता है तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आप संबंधित कोर्ट में जाकर अपनी जमानत करवा लें। जमानत करवाने के लिए आपको अपना आधार कार्ड, अपना फोटो, इसके अलावा आपका एक जमानती व्यक्ति जो इस बात की श्योरिटी कोर्ट में देगा कि आप निश्चित तारीख को, हर तारीख को कोर्ट में अपीयर होंगे, उसके लिए एक जमानती होता है। जिस जमानती का आधार कार्ड, फोटो और जिस राशि के अनुरूप जमानत चाहिए गई है, जमानत से संबंधित डॉक्यूमेंट जिसमें कि कोर्ट कंसीडर कर सकती है मोटरसाइकिल या स्कूटर की आरसी, एफडीआर, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, इस प्रकार के फोटोकॉपी लगती है और असल डॉक्यूमेंट दिखाकर जमानत का लाभ दिया जाता है। तो ऐसी अवस्था में जमानत कराने के लिए आपको इन डॉक्यूमेंट के साथ अपने वकील साहब के माध्यम से कोर्ट में बेल एप्लीकेशन प्रेजेंट करनी होगी जिससे आपको जमानत का लाभ मिल जाए। क्या प्रत्येक चेक बाउंस हो जाना यानी कि अपराध हो गया? जी बिल्कुल नहीं। केवल वही चेक जो कि आपने अपने विधिक दायित्व के भुगतान हेतु दिया था, किसी राशि के भुगतान हेतु दिया था, आपके ऊपर जिम्मेदारी थी, किसी व्यक्ति से आपने माल खरीदा, सामान खरीदा, लोन की किस्त है या किसी से आपने पैसा उधार ले रखा था, उसको लौटाने के लिए आपने जो चेक जारी किया, अगर वह चेक बाउंस हो गया तो इसमें जरूर 138 एनआई एक्ट का अपराध बनता है यदि आप नोटिस के बावजूद राशि का भुगतान नहीं करते। लेकिन आपने अपनी एलआईसी की किस्त का भुगतान करने के लिए चेक जारी किया, यदि आपने किसी व्यक्ति को उधार राशि देने के लिए यदि आपने चेक जारी किया, यदि आपने किसी को गिफ्ट देने के मकसद से आपने चेक जारी किया, ऐसी अवस्था के अंदर 138 एनआई एक्ट का अपराध नहीं बनता है। आपका चेक बाउंस हो गया है और चेक बाउंस हुआ है लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने वास्तव में किसी रूप से आपके साथ धोखाधड़ी की है, प्रॉपर्टी खरीदी और आपको चेक दे दिया, चेक बाउंस हो गया। लोन दिलाने के नाम पे, जॉब दिलाने के नाम पे कि कोई लुभावना लालच देते हुए आपसे कोई राशि ली और उसकी अदायगी में चेक दिया है और आप ये साबित कर सकते हो कि व्यक्ति ने जो चेक दिया है, चेक बाउंस हुआ है, उसने धोखाधड़ी की है, चीटिंग की है। तो ऐसी अवस्था में आप 138 एनआई एक्ट के साथ साथ आईपीसी की धारा 420, 406 के अंतर्गत आप पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। यदि पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज न करे तो पुलिस उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट देते हुए आप संबंधित कोर्ट के अंदर 156 सबसेक्शन 3 के अंतर्गत आप इस्तगासा दायर करके एफआईआर दर्ज करवाने का ऑर्डर कर सकते हैं। यहां पे आप 138 एनआई एक्ट की कार्रवाई भी कर सकते हैं और एफआईआर दर्ज की भी। यदि आपने किसी चेक का भुगतान प्राप्त करने के लिए बैंक में डाला और किसी कारण से चेक बाउंस हो गया और आपको उस राशि का भुगतान नहीं हुआ, ऐसी अवस्था में यदि आप चाहें तो कुछ दिन बाद उस चेक को वापस बैंक में पेश कर सकते हैं, फिर भी भुगतान नहीं हुआ। आप चाहें तो 90 दिन के अंदर जितनी भी बार चाहे आप उसको बैंक में पेश कर सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखने की जरूरत है कि जब आप कानूनी कार्रवाई को अमल में लाते हैं तो अंतिम बार जो चेक बाउंस हुआ उस रिटर्न मेमो के 30 दिन के भीतर आपको सामने वाली पार्टी को लीगल नोटिस देना पड़ता है और उस व्यक्ति को लीगल नोटिस प्राप्त हो जाने के पश्चात या लिफाफा लौट के आ जाने के 15 दिन पश्चात यदि उसके द्वारा
15 दिन के भीतर राशि नहीं दी गई है तो आप अपने स्थानीय अधिकारिता वाले न्यायालय के अंदर अपने वकील साहब के माध्यम से चेक बाउंसिंग का मुकदमा पेश कर सकते हैं। इसमें टाइम का बहुत बड़ा मायना है, टाइम ध्यान रखें। मेरा चेक बाउंस हो गया, कोर्ट में दावा हो गया, कोर्ट से मुझे नोटिस आ गया, मैं कोर्ट में उपस्थित हो गया, तो क्या अब मुझे चेक से डबल राशि भरनी पड़ेगी? क्या मुझे 2 साल जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यदि आपको लगता है कि मामला जेन्युइन है तो आप पार्टी से बात करके और कोर्ट में अपनी बात रखते हुए उस केस में आप समझौता पेश कर सकते हो, राशि का भुगतान कर सकते हो। लेकिन यदि आपको लगता है कि गलत चेक भरा गया है, लाखों का चेक भर दिया गया है, व्यक्ति वो राशि मांगता ही नहीं है और आप उसको प्रमाणित कर सकते हो अपने एविडेंस से, और आपके विद्वान वकील जो है, एडवोकेट है, वह क्रॉस एग्जामिनेशन में इस बात में वो साबित कर सकते हैं, संदेह पैदा कर सकते हैं, तो मान के चलिए कि ऐसे झूठे केस नहीं चल सकते हैं। बस बशर्ते बात यह है कि अपने एडवोकेट्स को सारी बातों से अवगत कराएं ताकि वह अच्छे आधारों पर, मजबूत तथ्यों के आधार पर आपके केस को लीड करके आपको इस केस से बरी करा सकते हैं। चेक बाउंस हो जाना ही अपराध है, तो यहां पर मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब किसी व्यक्ति ने अपने विधिक दायित्व के भुगतान हेतु आपको कोई चेक दिया और किसी भी कारण से वह चेक बाउंस हो गया, तो चेक बाउंस तुरंत अपराध नहीं है। उस मैटर में आपको सबसे पहले एक लीगल नोटिस अपने एडवोकेट के थ्रू रिटन मेमो की तारीख से 30 दिन के भीतर सामने वाली पार्टी को भेजना पड़ेगा, जिसमें आप कहेंगे कि आपके द्वारा चेक दिया गया, इस कारण से दिया गया था जो बाउंस हो चुका है। आप 15 दिन की अवधि के अंदर ये राशि लौटा दीजिए, अन्यथा आपके विरुद्ध 138 NI एक्ट 138 NI एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसी स्थिति में यदि वह व्यक्ति आपको राशि लौटा देता है तो ऐसी अवस्था में 138 NI एक्ट का अपराध नहीं होगा और आप कोई केस फाइल नहीं कर पाओगे। आशा है समझ गए। क्या मेरा चेक बाउंस होते ही और कोर्ट में परिवाद होते ही कोर्ट मुझे तलब करेगी और जेल भेज देगी या मेरे ऊपर चेक से दुगुनी राशि का जुर्माना लगा देगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोर्ट आपको अपीयर होने का मौका देती है। आप अपनी बेल करवा कर अपने वकील साहब के माध्यम से आपके क्या बात है वह कोर्ट के सामने रख सकते हैं। आपके वकील जो कंप्लेनेंट है उससे क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं और क्रॉस एग्जामिनेशन करके इस केस की पूरी ट्रायल को वो चलाते हैं। और इस बीच में यदि यह प्रमाणित होता है कि वास्तव में आपने विधिक दायित्व के भुगतान हेतु चेक दिया और आप कोई डिफेंस अपना बेहतर तरीके से पेश नहीं कर पाते हैं, तो इस अवस्था में 2 वर्ष तक के कारावास और चेक से दुगुनी राशि तक के जुर्माने से आपको दंडित किया जा सकता है। और यदि आप अपने केस के अंदर कोई संदेह की स्थिति या कोई अपना अच्छा डिफेंस पेश करते हैं तो आप इस केस से बाइज्जत बरी हो। यदि आपके खिलाफ किसी व्यक्ति ने झूठे चेक बाउंस का मुकदमा किया है, चेक भले ही आपने दिया है, अमाउंट आपका कम है और लाखों रुपए का अमाउंट भर के उसने चेक बाउंस करा दिया है, तो क्या आपको ब्लैकमेल होना चाहिए? क्या आपको नहीं चाहते हुए भी नाजायज रूप से उसकी मांग को पूरा करना चाहिए? तो यह कहूँगा बिल्कुल भी नहीं। आप अपने वकील से मिलकर पूरी स्टोरी उनको बताते हुए कि किस तरीके से आप हैरान परेशान और प्रताड़ित हो रहे हैं, कौन सा स्टेप उठाए कि आपको इस झूठे चेक से के केस से निजात मिल जाए, और अपनी संपूर्ण बातों को उनको बताते हुए जो 138 NI एक्ट का झूठा मुकदमा आपके खिलाफ हुआ है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से मजबूत तथ्यों और आधारों पे आप उसे लीड करें और पाएंगे कि यदि आप अपने एडवोकेट को सब बातों से तरीके से अवगत कराते हो, साक्ष्य दे पाते हो, तो इस केस से आप बाइज्जत बरी भी होंगे और उस व्यक्ति को सबक सिखा सकते हैं उसके खिलाफ मुकदमा दायर करके। आप अपने घर बैठे हुए हैं, अचानक पुलिस का कोई व्यक्ति आता है और आपको 138 NI एक्ट का कोर्ट का समन देके चला जाता है, या फिर डाक के माध्यम से कोर्ट का समन आता है जिसमें लिखा जाता है कि 138 NI एक्ट के अंतर्गत आपने अपराध कारित किया है, तो आपको इस मैटर में कोर्ट हाजिर होना है। तो निश्चित तारीख और समय और जिस कोर्ट में आपको बुलाया है वहां आपको अपने वकील के माध्यम से उपस्थित होना पड़ेगा। यदि आप वहां उपस्थित नहीं होते हैं तो समन की तामील हो जाने की स्थिति में आपको कोर्ट बेलेबल वारंट के जरिए
तलब कर सकती है। और बेलेबल वारंट से भी यदि आप कोर्ट में उपस्थित नहीं होते हैं या जानबूझकर आप बेलेबल वारंट अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए लौटाते हैं तो आपके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट हो जाएगा। और गिरफ्तारी वारंट जारी होने की स्थिति में पुलिस आपको अरेस्ट करके संबंधित कोर्ट में पेश कर सकती है। ऐसी अवस्था में जब भी कोर्ट का समन मिले तो लापरवाही न करते हुए अपने एडवोकेट से कांटेक्ट करके कोर्ट में अपीयर हुए। 138 एनआई एक्ट में जब किसी व्यक्ति को कोर्ट का समन जारी होता है या बेलेबल वारंट जारी होता है, उसके बाद जब व्यक्ति अपनी जमानत करवा लेता है तो जमानत करवाने के बाद वह सोचता है कि मेरा काम तो हो गया और उसके बाद अपने एडवोकेट से कांटेक्ट ही नहीं करता है। फाइल आगे चलती रहती है। एडवोकेट कई बार अपने क्लाइंट को फोन करके बुलाने की कोशिश करते हैं और आगे के लिए जानकारियां मांगना चाहते हैं और सामने वाला जो एक्यूज्ड है वह घूम कर भी कोर्ट नहीं आता है और नतीजा यह होता है कि वकील साहब को अब आधी अधूरी उस केस की जानकारी होने से उस केस को प्रोसीड करना पड़ता है, जिसका नतीजा भुगतना पड़ता है एक्यूज्ड को चेक से दोहरी राशि तक के जुर्माने और 2 साल के कारावास तक। यदि आप अपने केस में यदि गिल्टी नहीं है और आपको लगता है झूठा फंसाया है तो आपको अपने एडवोकेट्स के साथ रहकर पूरी स्टोरी उनसे साझा करनी चाहिए ताकि वो आपको इस केस से बाहर निकाल सकते हैं। तो ऐसी लापरवाही बिल्कुल न करें। अक्सर ये होता है कि व्यक्ति का चेक बाउंस हो जाने के बाद वो कोर्ट में केस फाइल कर देता है और जब तक केस दर्ज करने की स्थिति आती है या फिर साक्ष्य की स्थिति आती है व्यक्ति के पास से असल चेक खो चुका होता है। अब ऐसी स्थिति में घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका चेक खो चुका है तो आप कोर्ट में सेकेंडरी एविडेंस यानी कि द्वितीयक साक्ष्य की एप्लीकेशन लगाकर आप कोर्ट से उसको स्वीकृत कराते हुए आप फोटोकॉपी जो आपने कोर्ट की फाइल में पेश की है उस पर आप केस लीड कर सकते हैं। चेक के खोने का मतलब यह कतई नहीं है कि आपके हाथ से केस निकल गया और आप केस हार जाओगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि यदि चेक खो जाता है तो ऐसी अवस्था में जब आपको जानकारी पहले मिल जाती है तो आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन के अंदर उसकी एफआईआर उसकी रिपोर्ट दर्ज करवा दीजिए और उस रिपोर्ट की कॉपी के साथ आप सेकेंडरी एविडेंस एप्लीकेशन कोर्ट में प्रेजेंट करके उस पर जज साहब ऑर्डर करेंगे और आप केस आगे लीड कर पाएंगे।